हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। मित्रों, ग्रेट पाठशाला चैनल की ओर से आज हम लोग अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें आज की कक्षा में हम लोग जीएस और साइंस के प्रश्नों के लिए हल करेंगे। तो आप लोग एक बार अपने मित्रों को कक्षा को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कक्षा का लाभ उठा सकें। HR राजपूत, गुड इवनिंग। विक्की गुर्जर, सचिन ठाकुर, अंशुमैन। हाँ, आप लोग एक बार अपने मित्रों को शेयर करें, फिर हम लोग क्लास के लिए अपनी स्टार्ट कर रहे हैं आज की। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं आज की कक्षा की ओर। तो आज की कक्षा का हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। पहले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए बताना है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। क्या ये जो साइमन कमीशन है वो 1925 में भारत आया है, या फिर ये 1927 ईस्वी में भारत आएगा, या ऑप्शन नंबर सी है ये 1928 ईस्वी में भारत आया है, या फिर ऑप्शन नंबर आपके सामने डी लिखा हुआ है 1932 में भारत आएगा। तो आपके लिए पता होगा कि आपका 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था उसके तहत बताया गया था कि हम लोग क्या है, प्रत्येक 10 वर्षों में समीक्षा करेंगे, भारत में जो भी कार्य होने हैं तो उनकी रिपोर्ट जारी करी जाएगी। तो इसीलिए क्या हुआ था कि नवंबर 1927 ईस्वी में, आपके लिए ध्यान रखना है कि नवंबर 1927 ईस्वी में ये जो आपका साइमन कमीशन है ये अंग्रेज मतलब ब्रिटेन से चलेगा, और अगले वर्ष क्या है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत पहुंचेगा। और भारत में सबसे पहले ये कहाँ पे पहुंचते हैं, मुंबई में पहुंचते हैं। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों आपके क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए इसका भारत में बहिष्कार होगा, और इसी बहिष्कार के कारण जो आपके लाला लाजपत राय हैं इन पर लाठियां बरसाई जाएंगी। फिलहाल हमसे कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया है, तो आप लोग कहेंगे कि 3 फरवरी 1928 के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। हाँ, विक्की गुर्जर एकदम सही उत्तर है, 1928 के लिए आया है, एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। आपके लिए बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहां पर हुआ था। क्या ये आपका लुधियाना जो आपका पंजाब में पड़ता है वहां हुआ है, या फिर आपका अमृतसर में हुआ है, या फिर आपका लाहौर में हुआ है, या फिर आपका करनाल में हुआ है। तो आप लोगों के लिए पता होगा कि रॉलेट जब आपका एक्ट आता है, रॉलेट जब आपका मार्च में एक्ट आएगा, मार्च 1919 में, तो इसका भारत में बहुत तेजी से विरोध चलेगा। और इसी विरोध में लोग क्या है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के लिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग मैदान में क्या है इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो आपका डायर बंधु आएगा, जनरल REH डायर और MO डायर, वो भीड़ पर क्या करेंगे, गोलियां चलवा देंगे। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं इतिहास में जलियांवाला बाग नरसंहार। तो आपका ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के लिए पंजाब के अमृतसर में होता है। दूसरे का बी उत्तर एकदम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 आपसे कह रहा है, आपके लिए बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऐसा कौन व्यक्ति था जो महात्मा गांधी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करेगा। क्या ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर आपके ये जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर आपके ये लाला लाजपत राय हैं, या फिर आपके ये बाल गंगाधर तिलक हैं। तो आप लोग के लिए पता होगा कि सिंगापुर से जब नेताजी आपके सुभाष चंद्र बोस हैं
आजादी का बिगुल बजाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो सबसे पहले आशीर्वाद जो है वो महात्मा गांधी से मांगते हैं और कहते हैं कि बापू मतलब राष्ट्रपिता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ये आजादी का जो संघर्ष है वो क्या है स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग कहेंगे कि महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू या फिर राष्ट्रपिता कहकर कोई संबोधित करेगा तो वो व्यक्ति आपके कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये 1943 में सिंगापुर से ये कहकर संबोधित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो तीसरे प्रश्न का एकदम सही उत्तर है, और इस प्रश्न को हम लोग पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है कि आगरा का किला किसने बनवाया था। आपके लिए बताना है कि जो आगरा का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया है। क्या ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, या फिर अकबर के द्वारा बनवाया गया है, या इसके लिए जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है, या फिर औरंगजेब के द्वारा इसके लिए बनवाया गया है। तो आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि अगर आपसे बात की जाए बीबी का मकबरा, आपसे बात की जाए कि बीबी का मकबरा, जिसके लिए हम लोग क्या है द्वितीय ताजमहल कहते हैं, जिसके लिए द्वितीय ताजमहल कहते हैं, दूसरा ताजमहल, ये आपका कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसके लिए औरंगजेब बनवाता है। वहीं अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के द्वारा आपका क्या है आगरा का किला बनवाया गया है। वहीं अगर दिल्ली के किले की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि दिल्ली का जो आपका किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि आपके लिए बताना है कि आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया है। तो आपके लिए ध्यान रखना है आगरा का जो आपका किला है वो अकबर ने बनवाया है, और अगर दिल्ली के लाल किले की बात करें तो दिल्ली का लाल किला आपका शाहजहां ने बनवाया है। वही अगर बीबी के मकबरे की बात करें तो ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसके लिए औरंगजेब ने बनवाया है, और ये हूबहू ताजमहल की कॉपी है, ताजमहल के जैसा देखने में लगता है, इसीलिए इसको द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। क्या ये आपकी साइटोलॉजी कहलाती है। तो आप लोग कहेंगे कि कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, तो सेल से आपका क्या हो जाएगा साइटोलॉजी। तो आप लोग कहेंगे कि आपका कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का जो अध्ययन है वो किसमें करा जाता है, साइटोलॉजी में करा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ऑर्निथोलॉजी, तो यही विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग क्या है पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो आपसे यही कह रहा है कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो ये आपकी ऑर्निथोलॉजी हो जाएगी। बाकी आपके सामने 2 विकल्प और हैं, इनका भी आपके लिए मतलब जानना जरूरी है। अगर आपसे बात की जाए पोमोलॉजी, तो ये किसका अध्ययन कराती है, फलों का अध्ययन कराती है। आपसे पूछ लिया जाए कि फलों का अध्ययन अगर हमें करना है, विभिन्न प्रकार के फल, तो वो विज्ञान की पोमोलॉजी शाखा में किए जाते हैं। और अगर एंथोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या है, पुष्प मतलब फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी हो जाएगा, फलों का आपका पोमोलॉजी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन है, और साइटोलॉजी आपका कोशिका का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न 6 आपसे कह रहा है, आपके लिए बताना है कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। आपके लिए बताना है कि जो स्वीडन की राजधानी है वो आपकी कौन से शहर में है। क्या आपका जो वियना शहर है वो आपकी स्वीडन की राजधानी है, या फिर कोपेनहेगन जो आपका शहर है वो स्वीडन की राजधानी है, या फिर हेलसिंकी हो गया, या फिर स्टॉकहोम। तो आप लोग के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये आपका ऑस्ट्रिया है। अगर बात की जाए कि अभी आपकी रिपोर्ट आई थी 2022 में एक कि विश्व का सबसे सुरक्षित रहने वाला जो शहर है वो कौन सा है, तो आपका वियना था, यहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो ये आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है यूरोप महाद्वीप का। वहीं अगर कोपेनहेगन की बात करें तो ये आपकी क्या है, डेनमार्क की राजधानी है। आपसे कहा जाए कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे कोपेनहेगन। वहीं अगर आप लोगों से बात की जाए फिनलैंड की, ठीक है, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो फिनलैंड देश है इसकी राजधानी आपकी कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे हेलसिंकी है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास में बच रहा है स्टॉकहोम, इसका मतलब ये किसकी राजधानी रही होगी,
स्वीडन की राजधानी रही होगी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो आपके 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो जो आपकी 5 कैटेगरी के नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं, जबकि आपका इकोनॉमी का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपके लिए बताना है कहाँ प्रदान किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि शून्य की खोज किसके द्वारा की गई है? शून्य की खोज आपकी किसके द्वारा की गई है? क्या गैलीलियो ने आपकी जीरो की खोज की है? तो आप लोग कहेंगे कि दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो के द्वारा करा गया है। वहीं अगर आपसे बात की जाए क्या कोपरनिकस के द्वारा शून्य की खोज की गई है या फिर केपलर के द्वारा की गई है? तो आप लोग कहेंगे कि केपलर ने क्या है ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास में क्या है आर्यभट्ट, एक आपका क्या है कोपरनिकस। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जीरो की जो खोज की गई है वो भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो 7 में का एकदम सही जवाब होगा। हाँ, स्टडी पॉइंट एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं, आर्यभट्ट के द्वारा। मोहम्मद फरमान गुड इवनिंग। ऋतिक सिंह बता रहे हैं ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है कि नागार्जुन किस धर्म के दार्शनिक थे? आपके लिए बताना है कि जो नागार्जुन आपके फिलोसफर थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? क्या वो जैन धर्म से संबंधित थे या फिर वो आपके बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे या फिर वो सिख धर्म से संबंध रखते थे या फिर हिंदू धर्म से संबंध रखते थे? तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर हम लोग क्या है नागार्जुन की बात करें तो ये दूसरी ईसा पूर्व के आसपास का समय है। तो इस समय आपके या तो जैन धर्म चल रहा था उस समय या फिर आपका बौद्ध धर्म ज्यादा जोरों पर था। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो नागार्जुन है वो क्या है बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्री माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो 8वें का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। आपके लिए बताना है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? क्या ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे? बिल्कुल नहीं है। बदरुद्दीन जो आपके तैयब जी हैं ये क्या करेंगे कांग्रेस के जब स्टार्टिंग वाले सेशन होंगे तो उनमें क्या है अध्यक्षता करेंगे। शुरुआत वाला नहीं, शुरुआत के जब 4 होंगे तो उनमें क्या है किसी एक सेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। क्या ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है? हो सकता है, लेकिन आगे और भी ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या ये आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं? तो ये तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगले ऑप्शन की अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर हम लोग भारत के राष्ट्रपति के क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपके जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं जो कि आपके बिहार से संबंधित रहे थे। आगे अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर के आपके जो राष्ट्रपति रहे हैं वो आपके कौन रहे? तो आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आपके क्या हैं दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम लोग तीसरे नंबर के राष्ट्रपति की बात करें तो ये आपके कौन आते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग समझ गए कि जो जाकिर हुसैन नाम है, ठीक है, वो आपके क्या हैं मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इसका मतलब सबसे पहले अगर भारत का कोई मुस्लिम राष्ट्रपति रहा है तो वो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर आपसे 10 कह रहा है, आपके लिए बताना है कि लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार, लोकसभा को स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? आपके लिए ध्यान रखना है कि वह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन ऐसा व्यक्ति होता है संविधान में जो लोकसभा या फिर संसद के सत्र को बुला भी सकता है, उसके लिए चालू भी कर सकता है और उसके लिए सत्रह बसान का मतलब क्या है बंद भी कर सकता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 85 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद के जो सत्र है उनको चालू करने का या फिर बंद करने का या फिर लगातार जारी रखने का जो अधिकार है वो भारत के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास में है। तो आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब है। हाँ, सत्यवीर सिंह का उत्तर एकदम सही आया है। विक्की गुर्जर 10 का ये एकदम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर।
चलिए प्रश्न नंबर 11 आपसे कह रहा है, आपके लिए बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। या ये आपका 12 जनवरी होगा, ये आपका 21 जनवरी होगा, या फिर आपका ये 21 जून होगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर 12 अगस्त की बात करें तो इस दिन हम लोग क्या है, इंटरनेशनल यूथ डे मतलब अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर 21 जून की बात करें तो इस दिन हम लोग क्या है, योग दिवस के लिए सेलिब्रेट करते हैं। बाकी ये आपके लिए डेट ऐसे ही दे रखी है, तो आपके पास में एक ऑप्शन बच रहा है 12 जनवरी। इसका मतलब 12 जनवरी के लिए हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ये राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 ईस्वी को वेस्ट बंगाल में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो स्वामी आपके जो विवेकानंद थे, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या है, प्रतिवर्ष 12 जनवरी के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते। तो 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल शुभम शर्मा का उत्तर एकदम सही आया है, स्वामी विवेकानंद सत्यवीर एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न होगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, आपसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 आपसे कह रहा है कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान में आपकी जो प्रस्तावना प्रिएम्बल जो है, ठीक है, उसको किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या आपने प्रस्तावना के लिए फ्रांस के संविधान से लिया है, या फिर इसके लिए यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस से एक्सेप्ट करा है, या फिर इसके लिए दक्षिण अफ्रीका से आपने एडॉप्ट करा है, ग्रहण करा है, या फिर इसके लिए आपने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण करा है। तो आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि अगर हम लोग भारतीय संविधान में प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना मतलब आपकी प्रिएम्बल हो गया, जिस पर हमारा पूरा संविधान क्या है, टिका हुआ है। ये संविधान का आपका मूल ढांचा है। इसमें अगर हम लोग इसके भाषा की बात करें तो प्रस्तावना के संदर्भ में आपके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। प्रस्तावना के अगर विचार की बात करें कि प्रस्तावना का आपका जो विचार है वो कहां से आया है, तो आप लोग कहेंगे ये हमारा यूएसए के संविधान से आया है, ये आपका यूएसए के संविधान से आया है। लेकिन अगर इसकी भाषा की बात की जाए, इसकी अगर भाषा की बात की जाए तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। हाँ, शुभम शर्मा बता रहे हैं रसिया या फिर अमेरिका है, अमेरिका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ रहे हैं 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 आपसे कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसके लिए हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में तबाही के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा बाढ़ से तबाही लाती है, पूरे आपके क्षेत्रों को क्या है, बाढ़ से डुबो देती है। क्या ये आपकी कोसी नदी है, या फिर आपकी ये गंगा नदी है, या फिर आपकी रावी नदी है, या फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ना तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और ना ही आपकी रावी नदी बिहार में बहती हैं। तो ये नदियां ऐसी हैं जो बिहार में आपकी नहीं बहती हैं, इसका मतलब इनके लिए तो बिहार का शोक नहीं कहेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि जो कोसी नदी है वो बिहार में बहती है और बाढ़ के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात है, तो इसीलिए कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं। एक पॉइंट आपके लिए और ध्यान रखना है, पूछ लिया जाए आपसे कि बंगाल का शोक किसके लिए कहते हैं। ऐसी कौन सी नदी है जिसके लिए हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, तो आपकी जो दामोदर नदी है इसके लिए बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे आपकी कोसी नदी बिहार में बाढ़ के लिए कुख्यात है, ऐसे ही आपकी जो दामोदर नदी है वो आपकी वेस्ट बंगाल में बाढ़ के लिए बहुत ज्यादा तबाही के लिए फेमस है। लेकिन फिर करा क्या गया है, इस बाढ़ को रोकने के लिए जो दामोदर नदी है इस पर एक परियोजना बना दी गई, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये स्वतंत्र भारत की क्या है, पहली परियोजना है जो आपकी यूएसए में टेनेसी घाटी नदी परियोजना से संबंध रखती है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपसे कह रहा है, आपके लिए बताना है कि कंचनजंगा जो चोटी है, कंचनजंगा आपका जो पर्वत है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, या फिर आपका ये उत्तराखंड में स्थित है, या फिर आपका नेपाल में है, या फिर आपका सिक्किम में है। तो आपके लिए पता होगा कि अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें,
माउंट एवरेस्ट की। विश्व की सर्वाधिक ऊंची जो आपकी चोटी है 22,88,48.5 मीटर, तो वो आपका कहाँ पे है, नेपाल में। लेकिन आपसे पूछ रहा है कंचनजंगा, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 14वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, सत्यवीर सिंह ए ऑप्शन, विकास पाल, विक्की गुर्जर, मोहम्मद फरमान एकदम सही उत्तर आए हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपसे कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के जो आपका पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब आपका जो फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर आपका ये फिल्म सिनेमा का मतलब आपका चलचित्र हो गया, इसके क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर आपका ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपके लिए पता होगा कि अगर हम साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, इसके अलावा आपका व्यास सम्मान हो गया, ये सम्मान आपके ऐसे हैं, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया जो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग खेलकूद की बात करें तो इनके क्षेत्र में आप देखेंगे कि अर्जुन अवार्ड हो गया आपका, इसके अलावा मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार हैं वो आपके कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, खेलकूद के। संगीत के अगर क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या है, ग्रैमी पुरस्कार आपका दिया जाता है। लेकिन अगर फिल्म सिनेमा की बात करें तो भारत के अंतर्गत फिल्म सिनेमा का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो आपका क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसके लिए सम्मानित करा गया है, तो 1969 ईस्वी में देविका रानी के लिए सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग कहेंगे कि ये फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, लेकिन कहां पर है, हमारा इंडिया में। अगर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो आप लोग कहेंगे फिर ये आपका ऑस्कर आ जाता है। 15 का भी एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 आपसे कह रहा है, आपके लिए बताना है कि रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है। आपके लिए बताना है कि जो रंगोली लोक कला है उसका संबंध भारत के किस राज्य से है। क्या ये आपकी झारखंड में है, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो जादो पटिया लोक कला है वो आपके कहाँ पर है, तो आपकी ये झारखंड में है। झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी कौन सी हो गई, जादो पटिया। इसका मतलब जो रंगोली चित्रकला आपकी है इसका संबंध झारखंड राज्य के साथ में नहीं है। वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करें तो आपके लिए ध्यान रखना है कि बिहार में आपसे पूछ ली जाए कि कौन कौन सी लोक कला आपके फेमस हैं, तो आपने नाम सुना होगा मिथिला। तो मिथिला की अगर बात करें, या फिर आपसे कहा जाए मधुबनी, जो कि आपकी चित्रकला भगवान राम के जन्म से संबंधित है, या फिर आप लोगों से बात की जाए गोदना। मिथिला हो गया, मधुबनी हो गया, गोदना हो गया, इसके अलावा आपसे बात की जाए अरेपन। तो आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि ये जो चारों आपकी चित्रकला या फिर लोक कला है ये बिहार से है, लेकिन रंगोली अभी कहीं भी नाम नहीं आया है। भाई उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें क्या है, आपकी चौक पूर्णा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में क्या है, रंगोली के रूप में क्या है, चौक के लिए पूरते हैं। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बच रहा है, महाराष्ट्र। इसका मतलब जो रंगोली आपकी चित्रकला या लोक कला है वो कहां से संबंध रख रही होगी, महाराष्ट्र। आपके लिए ध्यान रखना है कि रंगोली हो गया, इसके अलावा आपकी वारली हो गई, ये दोनों आपकी जो चित्रकला है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखती हैं। नहीं, 16 का जो उत्तर होगा वो सी होगा। सत्यवीर सिंह का एकदम बिल्कुल सही जवाब आया है कि रंगोली और वारली जो आपकी चित्रकला है वो आपकी महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखती हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न 17 आपसे कह रहा है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस रूप में मापते हैं। ठीक है, आप लोग जब भोजन करते हैं तो इससे आपके लिए एनर्जी मिलती है, तो ये जो आपकी एनर्जी है इसके लिए हम लोग किस रूप में मेजर करते हैं। क्या ये आप लोग बसा मतलब फैट के रूप में मेजर कर रहे हैं, या फिर कैलोरी के रूप में मेजर करते हैं इसके लिए, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मेजर कर रहे हैं इसके लिए,
या फिर ग्लूकोज के रूप में मेजर कर रहे हैं। तो आपके लिए पता होगा कि ग्लूकोज हो गया या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये आपको एनर्जी देने का कार्य कर रहे हैं, ये आपको क्या है, एनर्जी देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए पता है कि आपका जो ऊष्मा या फिर ऊर्जा मापने का जो मात्रक है वो आपका क्या होता है, कैलोरी। इसका मतलब आप लोग बता देंगे कि अगर आपको ऊर्जा मापना है तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, कैलोरी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो 70 में का एकदम सही जवाब होगा, बिल्कुल सही है। सत्यवीर सिंह का एकदम बिल्कुल सही उत्तर आया है। मोहम्मद फरमान एकदम सही उत्तर है, 17 का सी। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपसे कह रहा है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। आपके लिए बताना है कि ऐसे ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं तो इनके लिए हम लोग क्या कहकर संबोधित करते हैं। तो आपके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं और ये बहुत ही ज्यादा आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अधिकतर वनडे एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है। तो ये आपके लिए ध्यान क्या करना है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के आपके जोड़ हैं। एक तो हड्डियों को क्या है, हड्डियों से जोड़ा जा रहा है, एक आपका अस्थियों को किससे जोड़ा जा रहा है, मांसपेशियों से। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर हड्डी का जोड़ आप किससे करा दे रहे हैं, मांसपेशी से, अगर हम हड्डी का जोड़ किससे करा दे रहे हैं, मांसपेशी से, तो ये आपका जो जोड़ आता है इसके लिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंडरा, हिंदी में इसके लिए कंडरा बोलते हैं। और अगर अंग्रेजी में इसके नाम की बात की जाए तो ये आपका क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। हिंदी अंग्रेजी में इसके लिए क्या है, टेंडन बोलते हैं। इसी प्रकार अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हड्डी से जोड़ क्या कहलाता है, हड्डी आपकी क्या है, जुड़ रही है, तो इनके जोड़ के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो ये आपका कहलाता है लिगामेंट्स। तो अस्थि का आपका अस्थि का मतलब हड्डी हो गया। कहीं पे आपके 2 हड्डियों से क्या है, जोड़ बनना है तो उसके लिए हम लोग क्या है, यहाँ की हड्डी आपकी क्या है, यहाँ की हड्डी से जब मिलेगी तो इसके लिए हम लोग लिगामेंट कहेंगे। लेकिन अगर मांसपेशी कहीं पे हड्डी से मिल रही है तो इसके लिए हम लोग टेंडन या फिर कंडरा बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न में कह रहा है कि मांसपेशी का हड्डी से जोड़, तो आप लोगों ने बता दिया कंडरा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। संधि का मतलब आपका जोड़ होता है। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 आपसे कह रहे हैं कि घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है। आपके लिए बताना है कि घेंगा जो रोग है वो किसकी कमी से होता है। क्या ये आपका आयरन की कमी से होता है, या फिर आपका आयोडीन की कमी से होता है, या फिर आपका जिंक की कमी से होता है, या फिर आपका ये लेड मतलब शीशे की कमी से होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो गला है, कभी कभी कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं या फिर बच्चे भी आपके लिए मिलेंगे जिनके गले में क्या है, आपका कुछ बाहर से निकल आता है, स्किन उनकी बाहर निकल आती है, तो उस रोग को हम लोग क्या है, घेंगा रोग बोलते हैं। और ये आपका किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो आप लोग कहेंगे कि घेंगा नामक जो रोग है वो गले को प्रभावित करता है और ये आपका क्या है, आयोडीन की कमी से होता है। तो अगर आयोडीन की कमी है आपकी बॉडी में तो हो सकता है आपके लिए घेंगा रोग हो जाए। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। आपसे कह रहा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। आपके लिए बताना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। क्या ये आपका कैल्सीफेरॉल होता है, या फिर आपका थायमीन है, या फिर आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या फिर आपका ये रेटिनॉल होता है। तो आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि विटामिन अगर ए की बात करें तो विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। वहीं अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें तो आप लोग कहेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और अगर विटामिन B1 की बात करें तो ये आपका क्या है, थायमीन का नाम होता है। तो प्रश्न में हमसे यही कह रहा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका क्या हो गया, थायमीन। और अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सत्यवीर सिंह, मोहम्मद फरमान एकदम बिल्कुल सही उत्तर, 18 का सही उत्तर बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर आपसे 21वां कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है। आपके लिए बताना है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका अणु सूत्र क्या होगा। क्या ये आपका NaOH होगा। तो आपके लिए एक बात ध्यान रखनी, जिनके अंत में आपका OH आता है वो हाइड्रोक्साइड हो जाते हैं, वो आपके क्षारीय होते हैं। इसका मतलब ये आपका कास्टिक सोडा है NaOH, ये आपका क्षार होगा, अम्ल नहीं होगा। वहीं अगर NaCl की बात करें तो ये आपका लवण होता है, जिसके लिए हम लोग नमक बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो ये भी आपका अम्ल नहीं है।
HNO3 की बात करें तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, ये आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। लेकिन प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होगा, तो आपका जो H2SO4 होता है इसके लिए हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। 21 में का ए उत्तर एकदम सही है। चलिए प्रश्न आपसे 22 कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। आपके लिए बताना है कि टमाटर का आपका जो लाल रंग है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। क्या ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या फिर आपका ये कैरोटीन के कारण होता है, या फिर आपका ये विटामिन के कारण होता है, या फिर आपका लाइकोपीन के कारण होता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पपीते का पीला रंग, पपीते का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, तो आप लोग कहेंगे कि पपीते हो गए, या फिर आपके पीले जो फूल हैं इनका जो पीला रंग है वो आपका ज़ैंथोफिल के कारण होता है। इसी प्रकार आपके लिए ध्यान रखना है कि जो टमाटर है वो लाल रंग का होता है वो किसके कारण होता है, आपका लाइकोपीन के कारण होता है। वहीं अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में आपका क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन आपकी गाजर में पाई जाती है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न 23 आपसे कह रहा है कि मौत के कुएं में गाड़ी किस बल के कारण चलती रहती है। आपके लिए बताना है कि कोई चालक है वो मौत के कुएं में लगातार गाड़ी के लिए क्या है, चला रहा है। तो आपके लिए बताना है वो किस बल के कारण चलाएगा। क्या ये आपका अभिकेंद्र बल होगा, ये आपका अपकेंद्र बल होगा, या फिर दोनों प्रकार के बल लगते हैं, या फिर आपका इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो 23वें प्रश्न का उत्तर आपके लिए बताना है। चलिए अंकुर गंगवार का उत्तर आ चुका है। 23वें का ए, मोहम्मद फरमान बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही है कि मौत के कुआं में जो आपका चालक गाड़ी चलाता है वो आपका क्या है, अभिकेंद्र बल का उदाहरण होता है। आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर आपसे बात की जाए कि जो वॉशिंग मशीन है या फिर दूध से मक्खन मथने वाली जो आपकी मशीन है वो आपके अपकेंद्र बल पर क्या है, कार्य करती हैं। प्रश्न 24 आपसे कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। आपके लिए बताना है कि अगर एक कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा, स्पंदन करेगा। क्या ये 58 बार होता है, या फिर आपका ये 67 बार होगा, या फिर आपका ये 72 बार होगा, या फिर ये आपका 90 बार होता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स होती है। ऑप्शन नंबर सी तेजपाल का एकदम सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 25 आपसे कह रहा है, प्रश्न 25 आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण। आपके लिए बताना है कि ब्लड का जो आपका प्यूरिफिकेशन होता है, खून के लिए क्या है, शुद्धिकरण करने के लिए जब हम लेके जाते हैं तो डॉक्टर, आपने सुना होगा कि कुछ नाम लेता है, वो क्या कहता है कि हम क्या है, ब्लड का पैरालिसिस कर रहे हैं, या फिर इसका ऑस्मोसिस कर रहे हैं, या फिर इसका हेमोलिसिस कर रहे हैं, या फिर इसका डायलिसिस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा डायलिसिस। डायलिसिस जो शब्द है इसका मतलब यही होता है कि खून का हम क्या है, शुद्धिकरण कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो डायलिसिस की जो आपकी प्रक्रिया है इसमें खून का शुद्धिकरण किया जाता है। चलिए 25 में का ए ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है, आपके लिए बताना है कि एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है। एक कोई वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट है, आपके लिए बताना है कि उसमें सामान्यतः जो रक्त की मात्रा है वो आपकी कितनी होगी। क्या ये इसमें व्यक्ति में खून 3 से 4 लीटर होगा, या फिर जो ब्लड की मात्रा है वो औसतन 4 से 5 लीटर संभव है, या फिर 5 से 6 लीटर होगा आपका, या फिर आपका 6 से 7 लीटर। तो आपके लिए ध्यान रखना है, एक अगर एडल्ट वयस्क व्यक्ति है तो इसमें औसतन जो आपके ब्लड की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर तक क्या है, पॉसिबल मतलब संभव होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर आपके 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 आपसे कह रहा है कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है। अब 27वें प्रश्न का उत्तर आपके लिए बताना है कि पौधे जब क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं तो वो कौन सी गैस के लिए ग्रहण करते हैं।
क्या ये आपकी नाइट्रोजन गैस के लिए ग्रहण कर रहे हैं, या फिर ये हाइड्रोजन गैस के लिए ग्रहण कर रहे हैं, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ग्रहण कर रहे हैं, या फिर ये ऑक्सीजन गैस के लिए ग्रहण करते हैं। चलिए 27वें प्रश्न का उत्तर आपके लिए देना है। चलिए मोहम्मद फरमान का उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी होगा अंकुर गंगवार। एकदम सही जवाब आ रहे हैं आप सभी लोगों के। 27वें का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग के लिए पता होगा कि पौधे और हम लोग, पौधे और अगर हम लोग क्या है जंतु की बात करें, जीव की बात करें, तो आपके लिए पता होगा कि हम लोग क्या है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग क्या है ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब पौधे हमें क्या है ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बदले में हम इस ऑक्सीजन के लिए किसके रूप में बदल देते हैं, CO2 के रूप में। और ये जो CO2 है वो कौन ग्रहण कर लेते हैं, पौधे ग्रहण कर लेते हैं। और CO2 जब उनके पास आ जाती है नीचे से वो क्या है जल के लिए ग्रहण करते हैं। तो CO2 और जल जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये आपका ग्लूकोज बना देंगे, और ग्लूकोज आपके लिए बताया एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और इसी से पौधे आपके क्या है जीवित रहते हैं। साथ में सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो पौधे जो ग्रहण करते हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। भाई अगर हम लोग की बात की जाए तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए ग्रहण करते हैं। चलिए आगे प्रश्न नंबर 28 आपसे कह रहा है कि आपके लिए बताना है कि मनुष्य के शरीर में पसलियां, इसके लिए अंग्रेजी में रिब्स बोलते हैं, आपके लिए बताना है कि मनुष्य के शरीर में रिब्स की जो संख्या है, पसलियों की जो संख्या है वो कितनी होगी। क्या ये आपका 12 जोड़ी होती हैं, या फिर आपके ये 10 जोड़ी हैं, या 14 जोड़ी हैं, या फिर 11 जोड़ी हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके वक्ष गुहा है यहाँ पर आपकी क्या है पसलियां रिब्स रहती हैं। तो एक आपकी हड्डी है जिसका नाम है स्टर्नम, एक आपकी हड्डी है जिसका नाम क्या है स्टर्नम। अब यहाँ पर आपकी क्या है पसलियां बनी हुई हैं, यहाँ पर आपकी क्या है इस प्रकार से गोल गोल करके क्या है पसलियां बनी हुई हैं। तो आपसे यही कह रहा है कि ये जो आपकी पसलियां हैं ये कितनी जोड़ी होती हैं। तो आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि मनुष्य में जो स्टर्नम हड्डी है इसके साथ में आपकी कुल 12 जोड़ी, और 12 जोड़ी का मतलब हो जाएगा 24 पसलियां क्या हैं एडजस्ट आपकी होती हैं। तो आप लोग बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या है वो आपकी कितनी जोड़ी रहती है 12 जोड़ी। इसका मतलब 12 दूनी कितनी 24 पसलियों की हड्डियां आपकी होती हैं। ज्योति रानी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 आपसे कह रहा है कि मानव की त्वचा का जो अध्ययन है, मानव के ह्यूमन की जो त्वचा है, स्किन जो हम लोगों की है, इसका अगर हमें अध्ययन करना हो तो हम लोग विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। क्या ये आपके फिजियोलॉजी होती है, या फिर आपकी ये एनाटॉमी है, या फिर आपकी ये बायोटॉमी है, या फिर आपकी ये डर्मेटोलॉजी होती है। तो आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि मानव शरीर की अगर हम लोग क्या है त्वचा का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग की जो स्किन है इसका अगर अध्ययन करना होता है विज्ञान की किसी शाखा में, तो इसके लिए हम लोग क्या है डर्मेटोलॉजी कहकर पुकारते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि डर्मेटोलॉजी का मतलब हो गया ह्यूमन स्किन का क्या है हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। विकास पाल बता रहे हैं 72, हाँ सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। सत्यवीर 29 का डी, विक्की गुर्जर एकदम बिल्कुल सही है। डर्मेटोलॉजी का मतलब आपका स्किन का अध्ययन हो गया। चलिए एक प्रश्न और बचा हुआ है अंतिम आपके सामने, और ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। अगर आप लोग हमारी सीरीज देख रहे होंगे अग्निवीर की सीरीज, तो इसमें मैं आपके लिए पिछली कक्षा में करा चुका हूं। आपसे कहा जा रहा है कि किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों से पीछे देखने के लिए किया जाता है। आप लोग क्या है फ्रंट पे बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं, और आपके लिए बैक की इमेज देखनी है, तो आप बैक का देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या ये आपका द्वि अवतल होता है, मतलब दो आपके अवतल दर्पण है, या फिर आपका द्वि उत्तल होता है, या अवतल दर्पण होगा, या फिर उत्तल दर्पण होगा। तो आप लोग के लिए ध्यान रखना है कि जो आपका उत्तल दर्पण है वो केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, और ये जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा होता है सीधा होता है। सीधा के साथ में आपका आभासी है, और ये वस्तु से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। तो आप लोग जब पीछे का हिस्सा देखना चाहेंगे, अगर आप है गाड़ी चला रहे हैं, आप चालक हैं, ड्राइवर हैं, तो आप यही चाहेंगे कि पीछे के ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लिए दिख जाएं। तो ज्यादा लोग कब दिखेंगे जब पीछे की इमेज की साइज आपकी क्या हो जाए छोटी हो जाए। तो छोटा करने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है उत्तल दर्पण। इसका मतलब गाड़ियों में आपके जो
हेड आपके जो हेडलाइट हैं, मतलब आगे जो लगी हुई होती हैं, इनमें आप लोग क्या है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हाँ, ज्योति ईरानी एकदम सही है। सत्यवीर सिंह तेजपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहम्मद फरमान बिल्कुल सही है। सचिन, तो मित्रों, आज की कक्षा के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं पुनः कल रात्रि 6:30 बजे। हमारे साथ आपका कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।